भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे आपको भी राधे। राधे राधे और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी श्री उनको भी राधे राधे, राधे। उनको भी राधे राधे। तो हमारा सौभाग्य है कि आशीष भैया पहुंच गए, कल दोपहर में तो नहीं शाम तक पहुंचे। तो आज सुबह सुबह हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा चलिए इस आश्रम के बारे में और भैया के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे कि इनकी जर्नी को जाने बिना ये आश्रम के बारे में तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो हम भैया के साथ बातचीत शुरू करते हैं और आपका और आशीष भैया का स्वागत करते हैं। धन्यवाद, स्वागत भाई। तो आश्रम कैसा, जैसे बताया भी होगा, पता नहीं आपने शायद वीडियो में, कि मुख्यतः जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो रही हैं हमारी व्यवस्थाओं की खासकर, तो वो इसके पहले भी शायद पिछली बार 2-3 बार जो पहले वीडियो बने थे उसमें मैंने जिक्र किया था, बट मेरे ख्याल से फिर से वो जिक्र करना ज़रूरी है कि इस आश्रम के मुख्य प्रेरणा स्रोत जो हैं वो श्री रविंद्र शर्मा जी हैं, जिनको लोग प्यार से गुरुजी के नाम से ही जानते थे। और गुरुजी आदिलाबाद के रहने वाले थे। वो पुराणों में एक बहुत बढ़िया कहानी बताते थे कि पुराणों में कहानी आती है कि प्रलय आने वाली थी, और जब ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाली है तो उन्होंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा किया और एक नाव में चढ़ कर बैठ गए। प्रलय आई और वो प्रलय, चूँकि जल प्रलय थी, धरती डूब गई, लेकिन ये नाव दिव्य नाव थी, ऋषियों द्वारा बनाई गई थी, विशाल नाव थी, तो ये नाव रह गई। फिर जब हजारों लाखों सालों बाद जब प्रलय शांत हुई तो उन सारी चीज़ों के जो बीज इकट्ठे किए थे उन्होंने, उन सारी बीजों से फिर से सृष्टि की। तो वो आगे बताते हैं, वो कहानी तो ठीक है, लेकिन आगे रविंद्र शर्मा जी बताते हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि एक प्रलय सी आई हुई है, जहाँ पर हमारा कुछ बचेगा नहीं। भारतीय ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जल जंगल ज़मीन की व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। और जो विज्ञान के नाम का, आधुनिक विज्ञान के नाम का, विकास के नाम की, आधुनिकता के नाम की जो प्रलय आई हुई है, उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो ये नष्ट हो उसके पहले इनको कम से कम बीज रूप में ही संरक्षित कर लिया जाए। तो ये आश्रम भी उसी जो गुरुजी का काम था, रविंद्र शर्मा जी के काम था। और चूँकि मैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि आश्रम का प्रमुख प्रेरणा स्रोत वही हैं, तो उन्हीं की इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने के प्रयास है, जहाँ पर हम ये अपनी पूरी व्यवस्थाओं के बीज, मतलब व्यवस्थाओं को बीज रूप में ही थोड़ा हम यदि संरक्षित कर सकें, तो हमारी दैनिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, घर की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, निर्माण की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, पाक की कला की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गौ संरक्षण की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, जल जंगल ज़मीन की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, कारीगरों के साथ में व्यवस्थाएं कैसी, संस्कारों की व्यवस्था, त्यौहारों की व्यवस्था, तो ये जो बहुत सारी तरह की व्यवस्थाएं अपने दैनिक जीवन की हैं, तो व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसको यदि किसी को बीज रूप में भी देखना है तो वो कहीं एक जगह कम से कम मिल सके और कुछ समय तक संरक्षित हो सके। फिर जब शायद उपयुक्त समय आएगा, वो 10-20 साल भी हो सकते हैं, 50 साल भी हो सकते हैं, 500 साल भी हो सकते हैं, तो उपयुक्त समय आए तो कम से कम इन व्यवस्थाओं के जो हमने थोड़ा बहुत बीज के रूप में संरक्षित कर रखा है, तो उसके माध्यम से फिर से हमारी व्यवस्थाएं लौट सकें। आज तो हम अपनी व्यवस्थाओं में नहीं जी रहे हैं, तो जब ये लौट सकें, जब ये हो सके, तब ये कैसा रहे, उस दृष्टि से पूरे आश्रम की कल्पना की गई है। ये बहुत कुछ, मतलब ये देखना है तो उस तरह से है कि भाई रावण की व्यवस्था जब चल रही थी तो विभीषण ने अपने कुछ बीज बचा के रखे हुए थे। उन बीजों से ही समझ लीजिए, जब फिर विभीषण का काल आया, जब आया, मतलब वो तो शायद कितने वर्षों के बाद आया, तो फिर से जब मौका मिला उनको, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से संरक्षित करके रखे। यदि वो भी नष्ट हो जाता है, लोगों की स्मृति से वो भी चला जाता, तो फिर शायद संरक्षित करना मुश्किल रहता। तो इस बहुत कुछ उस तरह से है कि अभी भी व्यवस्थाएं और रावण की व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं चल रही है, जहाँ तहाँ विभीषण के रूप में यदि हम लोग कुछ बचा सके तो ये बची रह जाएंगी। तो जैसे आपने रविंद्र शर्मा गुरुजी का नाम बताया, जी थोड़ा सा और अगर उनके ऊपर प्रकाश डालें, कौन थे रविंद्र शर्मा जी गुरुजी, कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात हुई हो, कैसे आप, मुझे जैसा पता है कि आप पहले नौकरी करते थे, जी जी तो जी। फिर आपको लगा किसी दिन आपने नौकरी छोड़ी, तो वो थोड़ी आप उस यात्रा पे प्रकाश डालेंगे तो और अच्छे से बिल्कुल। समझ में आएगा। रविंद्र शर्मा जी मूलतः तो उनकी एक पीढ़ी पहले पंजाब के आसपास के थे। तो जो पार्टीशन के समय में जब विभाजन हुआ तो फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे आदिलाबाद। आदिलाबाद अभी तो तेलंगाना में पड़ता है, लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था। और नागपुर और हैदराबाद जो मेन हाईवे है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला जो मेन है, जो दंडकारण्य का हिस्सा एक माना जाता था, तो वो आदिलाबाद उस क्षेत्र में पड़ता था। बहुत से तरह के आदिवासी वहाँ पे रहने वाले हैं, अलग अलग तरह के जाति समूह वहाँ रहने वाले हैं।
तो आदिलाबाद किसी समय में नक्सलाइट मूवमेंट के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इन सब कारणों से वहाँ पे बहुत कुछ बचा रह गया था। नक्सलाइट मूवमेंट तो खैर रिसेंट वाली चीज़ है, उसके पहले भी वो बहुत हद तक पहले निज़ामों के डायरेक्ट संरक्षण में था। तो अंग्रेज़ों का शासन वहाँ डायरेक्ट नहीं रहा है, तो अंत तक निज़ाम के थ्रू ही जितना कुछ हुआ है वहाँ पे, आधुनिकता जो आई है, निज़ाम और निज़ाम मतलब वो भी हमारी तरह की व्यवस्थाओं वाले लोग कहलाए, तो उन व्यवस्थाओं के थ्रू जो आया है उसके कारण आदिलाबाद में बहुत कुछ बचा रह गया था। तो रविंद्र शर्मा जी का जन्म तो वहीं हुआ सन 52 में, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ आदिलाबाद में कुछ पढ़ाइयाँ की थोड़ी बहुत, और 10वीं 12वीं के बाद वो हैदराबाद चले गए थे जहाँ से उन्होंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। और फिर उसके बाद बड़ौदा का जो MS यूनिवर्सिटी है, काफ़ी नामी गिरामी फाइन आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो वहाँ मतलब यूनिवर्सिटी तो सारे विषयों की थी, लेकिन उसका जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता था। वो शुरुआत के कुछ चुनिंदा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में से एक रहा है। तो वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद उनको बहुत जगह पे ऑफ़र्स आए काम करने के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, देश की विदेश की, पेरिस वगैरह में उनको ऑफ़र मिला हुआ था जाके काम करने का। बट उनके दिमाग में, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में भी और मैं बात करूँगा, तो उनके दिमाग में था कि नहीं, अभी भी गाँव में जो बहुत कुछ बुजुर्ग कारीगर हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी इन तरह की व्यवस्थाओं का, जो इनके पास में कला, सौंदर्य दृष्टि, इन सब पे समझ है और उसकी बारीकियां हैं, तो उनके पास जाना चाहिए और उनको कुछ उनके काम को संरक्षित कर लेना चाहिए। तो वो वहाँ से एक प्रकार से भाग के, लोग तो वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, उनको छोड़ के पकड़ा हुआ था सब तरह से, तो वो कंप्लीशन करने के बाद भाग के वो आदिलाबाद आए, और आदिलाबाद आके फिर उन्होंने वहाँ पे, उसके पहले भी करते समय में ही कलाश्रम के नाम से उन्होंने एक जगह स्थापित कर ली थी, और उस कलाश्रम में वहाँ आसपास के इलाके की जितनी कलाएं हैं, कारीगरी हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन सबको वहाँ व्यवस्थित करने की उन्होंने पहल की। तो वो रविंद्र शर्मा जी थे। तो कलाश्रम फिर जब उनके बाद में, पहले तो उनकी दृष्टि कला की दृष्टि से ज़्यादा थी कि कितनी सुंदर कलाकारी है, कितनी अच्छी ये चीज़ है, कुम्हार इतना अच्छा बना रहे हैं, लोहार इतना अच्छा बना रहे हैं, चर्मकार इतना अच्छा बना रहे हैं, तो सुंदरता उसकी प्रमुख चीज़ थी। लेकिन जब उनके साथ उन्होंने काम किया, कलाकारों के साथ काम करना एक अलग तरह का है। आजकल की खासकर जिस तरह की वो MS यूनिवर्सिटी भी एक आधुनिक तरह की सेटअप था, तो वहाँ के कलाकारों के साथ काम करना अलग था। जब इन्होंने कारीगरों के साथ काम किया, चर्मकार, लोहार, सुनार, बढ़ई, जिसको सुतार बोलते हैं बहुत जगहों पे, बांस के सामने बंसकार जो हैं, कुम्हार हैं, जुलाहे हैं, इनके साथ काम करना जब शुरू किया, तो उनको समाज के साथ फैली व्यवस्थाएं समझ में आई कि क्या क्या व्यवस्थाएं रही, लेन देन के तरीके क्या थे, बनाते क्या क्या थे, किस किस मौके पे कौन कौन सी चीज़ें बनती थी। तो केवल बनाने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बनाना नहीं होता था कि हाँ यार अपन को बेचने के लिए बनाना है, लेकिन उसमें भी कितनी तरह की चीज़ें होती थी, कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कितनी बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें मतलब जिसके बिना हमारा चलता नहीं, जैसे अभी यदि हम बात करें घर के उसमें, तो तवा है, तवा के बिना हम रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल है, कढ़ाई है, चिमटा है, ये सब चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हो गई। लेकिन बिना ज़रूरत की चीज़ें कितनी हैं जो हमारे संस्कारों में, जैसे आप टीका लगाए हैं, यदि नहीं लगाएंगे तो भी बहुत, मैं नहीं लगाया हूँ, जी रहा हूँ ना अभी भी, सही है। लेकिन तवा के बिना मैं जी नहीं सकता। हाँ, तो वो ज़रूरत की चीज़ें कहलाई। बाकी जितनी चीज़ें हैं, अब जैसे ये मैंने एक कड़ा पहन रखा है, नहीं भी पहनूंगा यदि ये कड़ा, तो भी आराम से जी सकता हूँ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं वो रहना ही चाहिए, ये कलावा बांधा हुआ है, कलावा नहीं बांधे तो चल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिना ज़रूरत की थी, जो कि हमारे पूजाओं में, संस्कारों में, त्योहारों में इस्तेमाल होती थी, जो कि कारीगरी को सुनिश्चित करने के लिए कि कारीगरी लगातार चलती रहे। तो ऐसे बिना ज़रूरत का बहुत बड़ा मार्केट था। ज़रूरत का मार्केट तो बहुत छोटा सा है, यदि हमको घर में ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है तो बहुत कम होती है, लेकिन बिना ज़रूरत का एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो वो किस किस तरह का, किस किस ओकेजन्स में क्या क्या है, कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से संस्कार, कौन कौन सी पूजाएं, कौन कौन से व्रत, उसमें कारीगरों की कौन कौन सी चीज़ें, तो ये पूरा व्यवस्थाओं का अध्ययन उनके साथ में बैठ के उन्होंने किया। और जब उन व्यवस्थाओं को देखा और अपनी दृष्टि से देखा, बहुत सारे लोगों से उस पर चर्चा की, और बड़े बुजुर्गों से भी, और तब उनको इस पूरी व्यवस्था का भान हुआ कि भाई ये कला बस मात्र नहीं है, कला तो एक महत्वपूर्ण अंग है ही है हमारे जीवन। और वो कला ऐसी व्यवस्था नहीं, आज की तरह की कलाकारी जैसे कलाकारों की, या जिस तरह से कला विद्यालयों में सिखाया जाता है उस तरह वाली कला नहीं है, ये जीवन में ही समाहित है कला, वैसी वाली कला है। लेकिन कला ही एकमात्र चीज़ नहीं है, कला के साथ साथ विज्ञान है, विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता है, सामाजिकता है, और इस सब चीज़ों को पुरोहित मतलब एक ही इंश्योर करने के लिए कि लगातार चलते रहे, तो जो अर्थशास्त्र बना उसके लिए, वो हमारा सामाजिक अर्थशास्त्र बना।
असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं, जिस तरह का आज का सामाजिक अर्थशास्त्र है, जो लाभ का नहीं बल्कि लोभ का है ना। तो ये जो पूरी हमारे यहाँ तो जो लाभ का होता था, वो लाभ कई तरह के लाभों की बात है। पहले तो शुभ लाभ होना है, पहली चीज़ तो है कि अशुभ लाभ नहीं होना, लाभ जो है वो शुभ हो, तो इसीलिए वो उस तरह का। फिर लाभ तो कई सारी चीज़ों का होता है, पुण्य भी एक लाभ है। लोभ में ऐसा कुछ नहीं होता, पुण्य शुभ लोभ नहीं होता है, ना पुण्य लोभ होता है, ना कुछ होता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था उनको समझ में आई कि अर्थव्यवस्था क्या रही है, सामाजिकता कैसी रही है, हर सारी चीज़ में विज्ञान क्यों रहा है, कि कड़ा ही क्यों पहनना है, यहाँ कुछ और क्यों नहीं पहनना है, या किस ढंग का ही पहनना है, कहाँ पे पहनना है, यहाँ पे भी तो बीच में बनाया जा सकता है पहनने के लिए, यहीं पे पहनाने के लिए यहीं बनाने का क्यों है, ये अंगूठियाँ यहीं पे पहनने की क्यों है, कुछ बनाना चाहता तो यहाँ के लिए भी बना सकता था ना। सही बात। तो जो विज्ञान उसके पीछे का, और किस धातु का पहनना है, तो इसमें किस तरह के कंकड़ लगने हैं, किस तरह की चीज़ें नहीं लगनी, तो ये पूरा विज्ञान तो है ही है, कला है, सामाजिकता है, आध्यात्मिकता है, और इन सबको पुरोहित मतलब एक ही धागे में पिरोने के लिए, इन सबको इंश्योर करने के लिए जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक अर्थशास्त्र है। तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे रहते हुए, कारीगरों के साथ काम करते हुए समझ में आई। उन्होंने कला तो देखा ही देखा, और उस दौरान जब रहे तो लगभग 18 तरह की कारीगरियाँ वो खुद करते थे। मतलब एक तो है कि मेरे जैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, जी अपने हाथों से, तो उन्होंने कुम्हार, क्योंकि अब वो उनका फाइन आर्ट्स, मतलब फाइन आर्ट्स तो नहीं कहेंगे, कला की तरफ रुझान था, तो उस दृष्टि से उन्होंने सीखना चाहा और वो सीखते चले गए। बट वहाँ पे रुके नहीं, उसके साथ साथ कितनी सारी व्यवस्थाएं रही हैं। हमारे कलाकार करके अलग से कोई जाति हमारे समाज में कभी नहीं रही। आज जैसे कलाकार करके एक जाति है, हमारे यहाँ कलाकार करके कोई जाति नहीं रही। हमारी हर सारी चीज़ में कला थी। सुबह गृहिणी उठती थी, उठते साथ ही बाहर नहा धो के सबसे पहले चौक पूरने का काम होता था, रंगोली डालने का काम होता था, वो अपने आप में एक कला है। सुबह से ही उठने साथ ही हमारे साथ दुनिया भर के भिक्षावृत्ति जाति के लोग आया करते थे, जो अलग अलग तरह के वाद्यों पे, अलग अलग तरह का संगीत लेते हुए सुबह से चालू होते, 3:30-4 बजे के आसपास से चालू हो जाते थे, और वो लगातार चलता था। तो वो भी कलाकार जाति करके नहीं हो गया, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। इस तरह से हर सारी चीज़ें कला मात्र तक सीमित नहीं थी। उस चीज़ को उन्होंने समझा, देखा, और फिर ये जो अपन बात कर रहे थे कि उनको फिर ये लगा कि धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है, जो आधुनिकता के प्रकोप में, विकास के प्रकोप में ये सारा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो वो नष्ट हो उसके पहले हम यदि बीज रूप में संरक्षित कर सकें, तो उन्होंने ये पूरा प्रयास चालू किया, उनकी दृष्टि से ही चालू हुआ, और उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और रविंद्र गुरुजी का मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा, आपने बताया था उनका नाम, जैसे आपने बताया ना कि नाम तो उनका रविंद्र शर्मा जी था, लेकिन सब उनको गुरुजी कहते थे। उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे तो थोड़ी सी पता है, आप बताएंगे तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि भाई क्या। तो वही मैंने कहा था कि ये तो कला वाली तो उनकी बताया मैंने, उनको रविंद्र शर्मा जी का बचपन बहुत बढ़िया रहा है, और बचपन के साथ साथ उनका परिवार भी बहुत बढ़िया रहा है। वो बहुत छोटी उम्र में ही उनको ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था, मूर्तियाँ बनाना, ये करना। तो उसके साथ साथ वो अखाड़ा भी, मतलब ये पहलवानी भी करते थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना खुद का अखाड़ा चालू कर लिया था। अच्छा। हाँ, तो वो अखाड़ा मतलब चालू करना मतलब कुछ लोगों के साथ में मिलकर चालू कर लिया था। लठ चलाना उन्होंने किसी चर्मकार से सीखा हुआ था। अच्छा। जो लठ भांजते हैं, तो लठ की बहुत ही, मतलब उनकी लठ की तारीफ तो मैंने उनके साथ के सहपाठियों के साथ में सुना है, तो बहुत ज़बरदस्त लठ चलाते। बोल रहे कि अकेले वो इतना तेज लठ चलाते थे कि आसपास में पूरे गोल चक्कर में खड़े होके लोग पत्थर भी मारते थे तो उनको पत्थर भी नहीं लगता था। अच्छा। लठ से तो लड़ाई अलग है, पत्थर भी नहीं लगता था। अरे वाह। तो लठ से ही पूरा, मतलब इतना फास्ट होता था उनका वो सारा कुछ चीज़ें। तो उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ये चालू कर दिया था अखाड़ा चलाना, और 12 वर्ष की उम्र आते आते तक तो वो उनके 500 के आसपास 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि वो उन्होंने सीख लिया था। सब कोई आदमी सीखना चाहता है, तो करीब तो उनके कुछ 500 के आसपास लोग थे जो उनके पास से आके सीखा करते थे। तो उसी दौरान उनको गुरुजी कहना चालू हो गया। 12 वर्ष की उम्र में, बहुत बल्कि छोटे ही उम्र में, 8 साल की उम्र में भी कुछ लोग उसको, और तो फिर धीरे धीरे उनका नाम ही पड़ गया था। तो घर में भी उसको उनकी बुआ हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी है, तो किसी को जो निकनेम से बुलाते हैं अपन, जो घर का घरेलू नाम होता है, तो घरेलू नाम ही जैसे उनका हो गया था गुरुजी। अब ये बात अलग है कि उन्होंने वो नाम मतलब इतनी भव्य रूप से
उसको जीवित कर रखा और उसको जिया एक प्रकार से, जिसको कहते हैं कि वो वाकई इतने सारे लोगों के गुरु हो गए उस पूरी तरह से। तो वो पहलवानी से शुरू हुआ जो काम था, फिर उसके बाद घर में भी उनके बड़े लोग भी उनको उसी नाम से बुलाने लगते थे। गुरुजी से पूछ लो, जहाँ कोई कुछ होता है कहाँ है तो गुरुजी से पूछ लो, उधर पर रखा हुआ है सामान। तो इस तरह से उनका नाम पड़ता चला गया और फिर उसके बाद उन्होंने उस नाम को पूरी तरह से सार्थक किया हर सारी चीज़ों में। वो तो उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो फाइन आर्ट्स कॉलेज में भी थे, तो फाइन आर्ट्स कॉलेज में भी जब गए थे तो 22-25 साल, 20-22-25 साल की उम्र में गए मास्टर्स करने, बल्कि और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ के सारे प्रोफेसर भी बैठ के उनसे कथाएं सुनते थे। अच्छा। एक उनका पेड़ था, उसके पेड़ के नीचे वो महाभारत की और बाकी सारी चीज़ें, तो सारे बच्चे तो होते ही होते थे, प्रोफेसर्स वगैरह भी आके उनकी कहानी पूरी कथाएं सुनते रहते थे, बातचीत उसमें कलाकार पर्सपेक्टिव क्या है, व्यवस्थाओं का पर्सपेक्टिव जितना वो समझ पाए थे उस समय तक, तो वो सारी चीज़ें जानते थे। तो ऐसे करके वहाँ कॉलेज के समय में उनको प्रभु जी कहते थे। प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी के नाम से अपने सहपाठियों में और अपने कॉलेज में फेमस थे। और वापस जब आए तो फिर से वो गुरु जी वाला नाम था जो आदिलाबाद में, गुरु जी वाला ही चलता रहा। पक्षियों की चहचहाट आ रही देखिए। हाँ। वाह, ये श्रवण कर रहे हैं कथा, अरे काफी बड़ा पक्षी है ऊपर। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया इसकी पूछ है। ये क्या कहलाता है? पक्षी दिख रहा है? अरे वो नाम इसका बढ़िया सा है, अभी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको। लंबी चोंच और लंबी पूंछ। तो गुरुजी के बारे में तो काफ़ी कुछ हमें पता चला। और हॉर्नबिल, सॉरी हाँ, हॉर्नबिल है, हाँ, इंडियन हॉर्नबिल है। तो गुरुजी ने फिर मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि वो बीज संरक्षण का, जैसे भारतीयता का बीज संरक्षण का काम उन्होंने शुरू किया था और आप उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो बढ़ा रहे हैं कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो तो वो प्रयास बताएंगे कर कि रहे हाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं, बढ़ ही रहा है। हमें भी तो कुछ ABCD नहीं पता थी क्या भारतीयता को तो सब अंडर एस्टिमेट करके देखते हैं उसको, मतलब पिछड़ा हुआ जैसा मानते रहे हैं। तो सही है। तो आपकी क्या जर्नी रही, आपकी कैसे मुलाकात हुई उनसे? हाँ, ये वो मुलाकात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मैं पहले नौकरी किया करता था जी। काफ़ी समय तक, मिलने के बाद भी काफ़ी समय तक करता रहा उनके साथ में। तो जब मैं तो मेरी एक बार पोस्टिंग, दूसरी जॉब थी मेरी, लगभग 22-23 साल की उम्र, 24-25 साल की उम्र में। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ पे आदिलाबाद में हुई। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलके एक कोई विकास, मतलब ये डेवलपमेंट वाला जो चीज़ था, तो उसमें नौकरी थी। तो उसकी पोस्टिंग मेरी आदिलाबाद में हुई। तो जब मेरे जो पूर्ववर्ती थे उस पोजीशन पे, तो वो चार्ज हैंडओवर करने की प्रक्रिया में, तो वो वहाँ के ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलवा भी रहे थे। तो उसमें रविंद्र शर्मा जी भी शामिल थे। तो पहले तो ऐसे ही जाना शुरू हुआ कि चलो भाई, ये कम से कम हिंदी भाषी 2-4, वो आदिलाबाद क्षेत्र तेलुगु भाषी था, हालांकि बहुत सारे लोग वहाँ हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः तो तेलुगु भाषी था। तो वो कम से कम अपने देसी खाना, मतलब नॉर्थ इंडियन खाना वहाँ मिल जाया करता था और गुरुजी से हिंदी में बातचीत हो जाती थी। और जो बातचीतें फिर धीरे धीरे गया तो अच्छी लगती थी, सुनना मज़ा आता था, आनंद आता था। और विकास के भी हम जो काम कर रहे थे उसके भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव समझ में आना शुरू हुए। तो वैसे करके उनसे मुलाकात हुई और ये मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुजी ने एक प्रकार से, जिसको कहते हैं शुरुआत में तो कोई भी आदमी, बहुत लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मेरे साथ में होता यह था कि शुरुआत में जब जाता था तो बहुत सोता था। अच्छा। वो आश्रम में, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि विश्राम मिल जाना, आश्रम का मतलब क्या है कि आपके श्रम को जहाँ पूरा विश्राम मिल जाए, तो वो वहाँ जाके वो एहसास हुआ, जिस तरह की आप बात करें, मतलब जैसे अनुभूति हमको यहाँ होती है आपको वहाँ होती थी। तो वो उस उम्र में, जिस उम्र के जिस पड़ाव में गए थे, तो वहाँ शांति वांति तो पता नहीं होता था शांति वांति क्या है, आनंद जिसको बोलते हैं, आराम। तो कुछ बिजली भी नहीं होती थी, लाइट वाइट भी बहुत जाती रहती थी, कुछ इस तरह के कमरे वगैरह भी नहीं थे, और आदिलाबाद गर्म प्रदेश, उसके बावजूद भी वहाँ जाके गर्मियों के समय में अच्छी खासी नींद आती थी। दिन में भी हम लेटे हैं तो अच्छी नींद आ रही है। तो ऐसा बहुत समय, उसके बावजूद भी गुरुजी ने मतलब एक प्रकार से भगाया नहीं, निकाला नहीं, बल्कि और उल्टा जब मौका हो जाए, आशीष खाना खा लो। तो इस तरह से पूरा उनका रहा स्नेह। और वो सौभाग्य था कि उन्होंने निकाला नहीं, तो उसके कारण उनके साथ संबंध बढ़ते चले गए। धीरे धीरे वो कब पारिवारिक संबंध में बन गए और कब वो फिर गुरु शिष्य वाले संबंध में बन गए, क्योंकि उस समय तो जब मैं गया था तो जिले के एक बड़ा अधिकारी के रूप में गया था, है ना। तो जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से था।
जो जिले के 5-7 प्रमुख लोग सरकारी लोग होते तो उस तरह का था, तो उसमें दूसरे तरह का संबंध थे। और फिर बाद में धीरे धीरे उसमें पारिवारिक संबंधों में आ गए, फिर उसके बाद वो कब वो गुरु शिष्य वाले परंपरा मतलब संबंधों में बन गए पता नहीं चला। तो चीज़ सीखते गए उनके साथ में लगातार रहते हुए। फिर बाद में ये सौभाग्य हुआ मेरा कि उनके साथ 2011-12 के आसपास मैं अपनी नौकरी धाकरी छोड़ के फिर उन्हीं के पास चला गया था। अच्छा। मुख्यतः शादी वादी हो गई थी तो जबलपुर में रहता था और रागनी साथ में रहती थी, तो कई बार हम लोग वहीं चले जाते थे, दोनों लोग वहीं चले जाते थे, तो वो वहीं आश्रम में रुकती थी और फिर मैं गुरुजी के साथ घूमने का बहुत मौका मिला। तो 11-12 के बाद फिर देशव्यापी एक प्रकार से गुरुजी को भी एक साथ मिल गया, अकेले जाना वो पसंद करते नहीं थे ज़्यादा, तो उनको भी साथ मिल गया। तो बहुत सारी जगहों पे घूमे 3-4 साल। तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली, जानने को मिली कि किस तरह क्या मतलब उनका बीज संरक्षण से, क्या मतलब व्यवस्थाओं से, अलग अलग चीज़ों की व्यवस्थाएं क्या कैसी रही हैं, किस तरह का हमारे यहाँ चीज़ें होती थी। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ धीरे धीरे धीरे, और मैं तो थोड़ा ठस दिमाग का आदमी था, उनके जैसे नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार बोला तो समझ में आ गई। तो कई बार वो मतलब मुझे लगता है वो बहुत सारे लोगों को बताते थे कि कई तरह के लोग होते हैं। एक होता है एक सुनताग्रही, एक होता है दो सुनताग्रही, एक होता है बहु सुनताग्रही। अच्छा। मतलब जो बार बार एक सुनताग्रही मतलब किसी को एक बार बता दियो तो उसको ग्रहण कर लेता था, तो किसी को 2 बार में समझ में आती थी, किसी को कई बार में समझ में आती थी। तो मैं तो बहु सुनताग्रही वाले में था। लेकिन सौभाग्य ये था कि इतनी सारी जगह घूमा तो वो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती थी गुरुजी की। यहाँ भी वही बात की, कुछ और जगह पे किसी और संदर्भ में बात की, किसी और के यहाँ गए तो वहाँ कुछ और बात की। तो भारत भ्रमण के दौरान कई बार चीज़ें सुनने मिली, तब जाके धीरे 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 जो समझ में आना शुरू हुआ। और उसके हिसाब से फिर ये हमने 2014 में ज़मीन ली है, 2014-15 के आसपास ज़मीन ली, और फिर 1-2 साल तक निर्माण का काम किया। फिर 2017 में हम लोग फिर ये आश्रम में शिफ्ट हुए। आपने जैसे बताया नौकरी आपने छोड़ी, तो कब आपको लगा कि और क्यों लगा ऐसा कि अब नौकरी छोड़ देना चाहिए और गुरुजी के जो काम है उस पे उसको समझ के और आगे करना चाहिए? बड़ा मुश्किल रहा होगा कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ देना, घर वालों को प्रेशर, और आपकी शादी भी हो चुकी थी तो पत्नी की तरफ से प्रेशर कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ आया होगा? नहीं, लेकिन क्या हुआ सौभाग्य, मतलब क्या होता है कि हम कई बार ये होता है कि हम जो प्रकृति के, भगवान के जो भी नाम लें हम, उसके जो संदेश होते हैं और उसको सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 99 में मैंने नौकरी करना चालू की। तो 99 के बाद गुरुजी से मिला मैं 2002 के आसपास, मतलब 2-3 साल में। तो 1 साल मैं उड़ीसा में 3 साल नौकरी की, फिर उसके बाद गुरुजी के जब आदिलाबाद में था 1 साल की वहाँ पे थी, फिर उसके बाद और एक जगह की। तो ऐसा था कि उस समय तक धीरे धीरे हो गया था कि नौकरी मिलना, मेरे जिस तरह की मेरी प्रोफाइल है, काम है, एक्सपीरियंस है, और जिस तरह जगह बहुत ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी से बात होती थी कि गुरुजी कभी कभी ऐसा मन करता था कि ये सब करना चाहिए गुरुजी, आपके काम लिखना चाहिए, इस पे करना चाहिए। तो बहुत समय तक उसको देखता रहा कि हाँ, और गुरुजी के संपर्क में आने वाले बहुत लेखक, कवि, कई तरह के लोग थे, लेकिन उस तरह का जो पूरा चीज़ों को लिखना, पढ़ना, आगे ले जाने वाला काम वो कुछ विशेष हो नहीं पा रहा था, हो नहीं रहा था। तो धीरे धीरे ये लग तो चल रहा था कि यार ये इम्पोर्टेंट काम है, ये इसकी ज़रूरत है आज के समय में, तो कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरी तरफ जब गुरुजी से ऐसा लगता था कि आके करूँ मैं, क्योंकि नौकरी में कर तो रहा था लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना इन सब चीज़ों में आ रहा था। उसमें भी अच्छा एक्सेल ही कर रहा था, लोगों को बढ़ता ही समझ में आ रहा था। तो फिर उसके बाद गुरुजी से बात होती थी, तो गुरुजी का ये कहना था कि भाई ये सब काम कभी भी किया जा सकता है, कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन पहले आहार की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जो उनकी व्यवस्थाओं में जब बात करते हैं वो खुद अपनी, तो गांव, वो बोलते हैं भारत हमेशा से गांव का ही देश रहा है, लार्जली, मतलब अखंड काल से शहर रहे हैं लेकिन बिरले रहे हैं। सप्तपुरियों का ही जिक्र आता है, बाकी और हमारे यहाँ शहरों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आता है। तो जो और जो छोटे मोटे इवन आज़ादी के समय तक भी जो शहर, जिनको आज हम शहर कह रहे हैं, उनका स्वरूप भी गांव जैसा ही था। बेंगलोर जो था वो गांव का समूह था, हैदराबाद जो था गांव का समूह था। हैदराबाद की पॉपुलेशन 50,000 1 लाख के आसपास थी। तो छोटे मोटे, अब जैसे इंद्राना जिस गांव में हम लोग रहे हैं 12-15 हज़ार के आसपास की पॉपुलेशन है, 50,000 बढ़ के जाएगी। तो इसका बेसिक नेचर जो है वो गांव जैसा ही रहेगा कि अपने आप में ही सारे साधन संपूर्ण कर लेना।
तो हमेशा गांव का ही देश रहा है, ये उनकी मान्यता रही है इतने सारे वर्षों से। मतलब भारत की जो पूरी सारी चीज़ देखा जाए तो बड़े हजारों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन लार्जली जो है वो गाँव का ही देश रहा है। तो गांव की परिभाषा बताते हुए जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वे कहते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां सभी के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग रहते हैं। तो आहार की सुरक्षा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और आहार से मतलब ऐसा आज की तरह की फूड सिक्योरिटी नहीं कि राशन से आपको दे रहे हैं फ्री में जो देने वाला मुफ्त वाला जो मुफ्तखोरी वाला नहीं। आहार की सुरक्षा का मतलब था वहाँ पे कि सभी के रोजगार की व्यवस्था। तो हमारे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, इन सब को व्यवस्थित करने के लिए उनको संपूर्ण रोजगार मिले, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और वो व्यवस्था तो खाली रोजगार और उनका उससे उनकी आमदनी और आहार तक बस सीमित नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसमें उनका गौरव भी हो, उनका सम्मान भी हो, उनका मान भी हो, उसकी भी विधिवत व्यवस्थाएं की गई थी। क्योंकि कोई भी आदमी काम क्यों करता है? आदमी इसलिए काम करता है या तो पैसा मिले, या आज के दृष्टि में पैसा जिसको बोला है, बट वो एक्चुअली पैसा बस नहीं था कि आपके भोजन, पानी और जो अपनी ज़रूरत है वो पूरी हो, और दूसरा सम्मान मिले उस काम में। उस काम को करने में सम्मान नहीं है तो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। यह सम्मान है और पैसा नहीं है, मतलब पैसा से मेरा कहने का मतलब है कि उसकी जो उदर पूर्ति के लिए जरूरत चीज़ें हैं, परिवार चलाने के लिए जरूरी चीज़ें हैं, वो ना हो तो नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पे व्यवस्थाओं में जब ये व्यवस्थाएं, आधुनिकता नहीं आई थी, विकास नहीं आया था, विज्ञान नहीं आया था, तो किसी को अपने आहार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। सबका आहार सुनिश्चित था। लोहार है, सुनार, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कोई पहलवान बन जाए, कोई कवि बन जाए, कोई लेखक बन जाए, कोई इस तरह का साधु सन्यासी बन जाए, कुछ तो पूरा इतनी समृद्धिकारी व्यवस्थाएं थी कि इनको ऐसा अपने आहार के लिए चिंतित नहीं होना पड़ता था, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता था। अभी भी देखा जाए तो हमारे भारत में 50-60 लाख साधु सन्यासी तो होंगे आराम से, जो किसी तरह से उनका उधर यापन चल ही रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं। लेकिन बाकी जो चीज़ है, अब लेखक हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, पहलवान हैं, संगीतज्ञ हैं, इनको अब बड़ी मारामारी हो रही है आज के समय। लेकिन नहीं तो पहले जब कुटुंब वाली व्यवस्था होती थी, गांव वाली व्यवस्था होती थी, गांव में एक आध आदमी इस तरह कोई निकल जाता था तो उसको अपने भोजन पानी की चिंता नहीं होती थी। तो उनका ये कहना था कि भाई अपने आहार की सुरक्षा सुनिश्चित कर लो, फिर जाके करते रहना ना काम, कोई भी काम करना है, जो भी काम करना है। तो उस चक्कर में बहुत हद तक नौकरी काफ़ी समय तक चलती रही। लेकिन जब ये द्वंद्व ज़्यादा बढ़ता गया और उसी दौरान में ये 8-10 साल की जो 6-8 साल की नौकरी हो गई थी, उससे ये विश्वास भी धीरे, जो संदेश जिसको कह रहा था मैं, तो ये विश्वास, ये संदेश के माध्यम से विश्वास भी दृढ़ होता चल रहा था कि काम करना होगा तो ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, कर लिया जाएगा। कभी नौकरी करनी पड़ी या कुछ और काम करना पड़ा तो वो कर लिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे विश्वास होता गया, और ये भी विश्वास होता गया कि ये जो गुरुजी वाला काम है ये कोई कर नहीं रहा है, तो हम किसी दूसरे से कितने दिन तक कितनी आशा करें। सही। जो उनके संपर्क में आने वाले लेखक, कवि, साहित्यकार और दुनिया भर के लोग थे, वो सब कुछ उस जितना मैं सोच रहा था जितना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो वो इच्छावती बलवती होती जा रही थी कि नहीं, ये काम करना जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, ये काम करना जरूरी है। तो उस चक्कर में फिर धीरे धीरे वो छूटना हुआ और गुरुजी की तरफ आना हुआ। तो ये 2011-12 में गुरुजी की षष्ठी पूर्ति थी, 60 साल पूरे हो रहे थे उनके। तब फिर ये कुछ जो उनके मित्रगण थे वो सब मिलके निर्णय लिया गया था कि इसको थोड़ा भव्य रूप में करते हैं, और उस दौरान गुरुजी से फिर और ज़्यादा लगाव हुआ। तो वहाँ फिर गुरुजी की हमने सबसे पहले ऑडियो सीडीज़ निकाली, 2 ऑडियो सीडी जो उनके ऑडियो लेक्चर्स थे उनको कंपाइल करते हुए अलग अलग जगहों पे दिए गए थे। तो भारत गुरुजी की दृष्टि से ऐसा करके 2 सीडीज़ में उनकी कुछ 15-16 घंटे, 30-32 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो अलग अलग जगहों पे आई थी वो की। और उसी दौरान स्मृति जागरण के हरकारे के नाम से एक पुस्तक निकाली, क्योंकि गुरुजी का पूरा जोर स्मृति जागरण के ऊपर रहता था कि हम अपनी व्यवस्थाओं को जानें, समझें। ऐसा नहीं है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि गाँव, भारत हमेशा से गाँव का देश रहा है। अब ये चीज़ हम लोग भूल जा रहे हैं कि ये 20-25 सालों 30 सालों में ही जो इतना अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, 40 सालों में, अदरवाइज इतने लाखों वर्षों से, हजारों, लाखों ना भी मान लीजिए, हजारों वर्षों से भारत गांव वाला देश रहा है। क्यों रहा है? क्या बेवकूफ़ थे वो सब लोग जो नहीं शहरों में शिफ्ट नहीं हुए, या वो जानते नहीं थे कि शहर कैसे बनाना है?
जबकि हमारे यहाँ तो हड़प्पन संस्कृति की बात होती है, हड़प्पा से लेकर तो वो तो नगरी सब उसकी बात होती है। उस समय भी नगर कैसे व्यवस्थित थे, किस तरह से सब काम होता था। लेकिन लार्जली देखा जाए तो भारत हमेशा से गाँव का देश रहा है, जो आज़ादी के समय तक एक प्रकार से 80% 85% पॉपुलेशन उसी में रहा करती थी। तो ये जो पूरी हमारी गांव को समझने वाली जो चीज़ रही है, तो ये जब लगा कि ये पूरी व्यवस्थाएं इस तरह से दूसरी तरफ से जा रही हैं, तो उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये एहसास हुआ कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। अच्छा। स्वर्ग में यदि सही जाना है, चाहे कोई तो आदमी मरना तो तो मरना तो पड़ेगा। मतलब सोचिए कि बिना साक्षात मरे चले कैसे जाए, पहुंचेंगे, तो सही है। बिरले लोग ही हैं जो सीधे गए सीधे सशरीर पहुंचना शरीर संभव नहीं है। पहुंचना। तो ये लगा कि भाई ये गुरुजी का काम होना है, होना है, होना है, बस ये कहने से काम नहीं चलेगा, होने से ज़्यादा करने पे आना पड़ेगा। तो जब करने पे आना हुआ तो वो षष्ठी पूर्ति माध्यम बना। षष्ठी पूर्ति पे ये ऑडियो सीडी निकाली, फिर उसके बाद ये पुस्तक एक स्मृति जागरण की हरकारी निकाली। तो उससे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए, उनकी बातचीतों से और ये पुष्ट हुआ जो उन्होंने स्मृति जागरण के हरकारे में गुरुजी के बारे में, गुरुजी के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर बहुत सारे लोगों, देश भर के बहुत सारे लोगों के विचार हैं, लेख हैं उनके। तो उससे पता चला कि उनके बारे में, उन सबका गुरुजी के बारे में क्या दृष्टि है, उनके काम के बारे में कितना महत्व है। तो उससे खुद भी एहसास हुआ कि नहीं, ये और भी ज़्यादा पुष्ट हुआ जिसको कहते हैं, जो एहसास था कि नहीं, इस काम को आगे करना चाहिए, बढ़ाने ले जाना चाहिए, कहीं पे लिपिबद्ध होना चाहिए। और फिर लगा कि नहीं, ये जब कोई नहीं कर रहा है तो फिर हम ही करें। तो ये वाली इच्छा बलवती होती गई, और फिर वो वाली की और ये वाली भी साथ में कि नहीं, काम कभी ज़रूरत हुई काम करने की, तो उस समय तक जितने 6-8 जगहों पे काम किया था उसके कारण ये एहसास धीरे धीरे होता चल रहा था, यदि कभी करना पड़ा तो कर लिया जाएगा। तो उस दृष्टि से फिर उसमें शिफ्ट हुए। तो 11-12 में नौकरी, जो लास्ट नौकरी थी वो छोड़ी मैंने, और छोड़ने के बाद फिर उनके साथ में हुआ। फिर तो षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम निपटा जहाँ पे ये सारे काम हुए। फिर उसके बाद काम, किताब आने के बाद काम को थोड़ी सी और दिशा मिली गुरुजी के, तो फिर बहुत सारी जगह उनको आमंत्रित किया जाने लगा। पहले भी करते थे आमंत्रित, लेकिन फिर और ज़्यादा बढ़ गया। और तीसरी और चीज़ साथ में हुई कि गुरुजी वैसे तो आमंत्रित करते थे, लेकिन वो अकेले कहीं यात्रा करते नहीं थे। अच्छा। तो उनका जाना आना होता नहीं था, लेकिन उस कम होता था। आसपास के क्षेत्रों में हैदराबाद चले गए, वर्धा चले गए, 150, 200, 250 किलोमीटर, और साल में एक आध बार कहीं बाहर, 1-2 बार जो निकल गए बाहर तरफ। लेकिन जब फिर मैं चला गया उनके साथ, तो फिर बहुत हमारी यात्राएं होने, उनकी यात्राएं होने लगी। तो लगभग फिर हम लोग जो पहले 2-4 दिन के लिए जाया करते थे, हम लोग 10-10, 15-15 दिन की, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, ऐसे करके यात्राएं होने लगी। और लगभग हर महीने या हर 1.5 महीने 2 महीने में बाहर निकलने लगे, क्योंकि आप भी फ्री हो ही गए जी। छोड़ने के बाद। तो मैं भी फ्री हो गया था, और उनके आमंत्रण तो था ही, तो उनको भी एक साथ मिल गया। तो हम लोग फिर दोनों जगह काफ़ी, तो भारत भ्रमण उनके साथ हुआ। तो फिर उनकी बातों की महत्वता और ज़्यादा समझ में आने लगी कि अलग अलग प्रदेशों में, मतलब कश्मीर में, ये हम उत्तर में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल से लेके, बाकी सारे यहाँ केरल में जा रहे हैं, यहाँ इस तरफ गुजरात वगैरह जा रहे हैं, यहाँ बंगाल वगैरह, बंगाल तो नहीं गए खैर, ये उड़ीसा वगैरह गए हैं। तो वहाँ तक सारी जगहों पे, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो उनकी बातों की महत्वता लोगों को नज़र आती थी। और ये हर जगह उनका ये कहना होता था कि यार ये तो हमारे यहाँ भी होता है, ये तो हमारे यहाँ भी होता था। जबकि गुरुजी की अपनी पूरी बातों में बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे कि भाई मैं केवल वही बात बताता हूँ जो मैंने अपनी 20-22 किलोमीटर की रेडियस में देखी है। 20-22 किलोमीटर की परिधि में जो घूम के मैंने देखा है, मैं वही बात बता रहा हूँ। लेकिन हर किसी को ये लगता था कि वो उनके यहाँ के इलाके की बात बता रहे हैं, उनके गाँव की बात, हाँ, उनके गाँव की, उनके क्षेत्रों की बातें हो रही हैं। तो ये समझ में आया कि जो सिद्धांतों की बात वो कर रहे हैं, वो सिद्धांत पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में, कम से कम भारत भूमि में वो सिद्धांत रहे। उस सिद्धांतों का पालन कुछ कुछ जगहों पे वेरिएशन होता रहा होगा, लेकिन लार्जली सब जगहों पे वो सिद्धांत रहे हैं, जिन सिद्धांतों की गुरुजी ने मतलब अपनी दृष्टि से देखा, चिन्हित किया, पहचाना। तो फिर उनकी बातों की और ज़्यादा महत्वता समझ में आई। तो फिर ये लगा कि नहीं भाई, इस काम को करना है, थोड़ा लंबे समय में करना चाहिए। तो गुरुजी के साथ में एक बार हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ 2-4 जगह हमने ज़मीन देख रखी हुई थी। तो फिर उनको दिखाई कि ये भी ज़मीन है, वो भी ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है। तो फिर उनकी राय लेके ज़मीन एक फिक्स की गई, जिसमें अपन लोग ये आश्रम में अभी वर्तमान में बैठे हैं। तो ये जब आए थे तो पूरी जंगलों की झाड़ियों जैसे, जंगल तो नहीं था, तो झाड़ी नुमा जंगल जिसको अभी भी जंगल ही है, पीछे भी इस तरफ देखेंगे जंगल, चारों पूरी तरफ तरफ दिख ही से। रहा है।
और ये जंगल मतलब ऐसे बड़े पेड़ों वाला जंगल नहीं था कि जहाँ हमको पेड़ काटने पड़े हो, ये झाड़ियाँ थी पूरी, गुल मेहंदी की और ये तेंदू वगैरह की। तो वो झाड़ी रूप में था, तो उसको धीरे धीरे तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग रोड से अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे, अच्छा, इतनी झाड़ियाँ थी। इतनी ज़्यादा थी। और ये वो कटीली झाड़ियाँ जिसको कहते हैं, वो लेंटाना जिसको बोलते हैं, गुल मेहंदी यहाँ बोला जाता है, लेंटाना बोलते हैं उसको। तो वो उसको फिर धीरे धीरे साफ करवाया, एक एक करके धीरे धीरे प्रवेश करते गए, आगे बढ़ते गए। तो ऐसा ये रहा। ये बहुत कुछ है जानने के लिए। अभी तो आपके बारे में भी, रविंद्र गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानना है, और व्यवस्थाओं जो आपने बनाई है उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। फिलहाल हम इस वार्तालाप को यहीं विश्राम देते हैं और आगे की चर्चा हम आपसे पुनः करेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, राधे नमस्कार। राधे।